हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे बच्चे? तो आज आप लोगों के सामने फिर से मैं सोनी भारद्वाज हिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेके। तो देखिए सारे स्टूडेंट, हमने अभी तक हिस्ट्री की 2 क्लासें पढ़ चुके हैं, जिसमें एक बार इंडियन हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके बाद हमने कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया था मेडिवल हिस्ट्री को। और मध्यकालीन इतिहास मेडिवल हिस्ट्री में हम पढ़ चुके थे सबसे पहले इस्लाम के बारे में, और उसके साथ हमने स्टार्ट कर दिया था 712 से मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ना, और मोहम्मद बिन कासिम को हम कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं आगे। तो देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया था, जैसे ही मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है तो मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अटैक किया। उससे आने वाले हमारे एग्जाम में जितने भी सारे क्वेश्चन थे वो सारे के सारे डिस्कस किए थे हमने। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, और हमारे देश में 2 टर्किश इन्वेजन होंगे, 2 तुर्क आक्रमण होंगे, वो दोनों तुर्क आक्रमण पढ़ने हैं। आज की क्लास की शुरुआत करने वाले हैं हम मोहम्मद गजनी से, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के बाद में देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने आपने कल की क्लास में पढ़ा था अरब से आया था, सऊदी अरब से आया था। लेकिन अब जो तुर्क आक्रमण होगा, जो मोहम्मद गजनी का होगा, वो तुर्क का होगा, यानी वो पहला तुर्क आक्रमण था, वो टर्की से आया था, तुर्की से आया था। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं मोहम्मद गजनी से, और आपके एचएसएससी में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। और हम इस बैच में इंडियन हिस्ट्री में वो सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे जो आपके एचएसएससी के एग्जाम के लिए रेलिवेंटली हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, और मैं लिख देता हूं बोर्ड पे मोहम्मद गजनी। तो देखिए बच्चों, मैंने लिखा है महमूद गजनी। अब जो मैंने बोर्ड पे लिखा है महमूद गजनी, इसको हम पढ़ने वाले हैं कहां से कहां तक। ये हमारे इंडिया में आया था 1000 से लेकर 1027 तक। इसको हम कंटिन्यू पढ़ेंगे 1000 से लेकर 1027 तक। अब देखिए, मैंने लिखा है महमूद गजनी, और काफी सारी आपकी बुक में या फिर एग्जाम में महमूद या मोहम्मद गजनवी भी लिखा होता है। तो आप यहाँ पे ये ना सोचिए बुक में कुछ और लिखा है, मैंने कुछ और पढ़ा दिया। गजनवी हो या गजनी, बात एक ही है। ये अलग अलग बुक में अलग अलग डिनोट कर दिया जाता है। ये जो गजनी है, ये इसका नाम नहीं है, बल्कि नाम तो इसका महमूद है। ये गजनी एक स्थान का नाम है, एक प्लेस का नाम है जहां से ये आया था। अब देखिए, हम किसी को भी पढ़ते हैं, आपको फर्स्ट ऑफ क्लास में मैंने ये बताया था, पढ़ने से पहले आप एक बार जो मैंने लिखा है आप इसके बारे में ये समझिए, ये कौन था, ये भारत में क्यों आया था, और ये भारत में कहां से आया था। ये सारी बातें यहां समझते हैं तो आपके सामने टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम महमूद गजनी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो ये महमूद गजनी है, ये महमूद गजनी आया था मध्य एशिया से। तो हम पढ़ते हैं महमूद गजनी आया था मध्य एशिया से। तो आप सभी को पता है, इंडियन ज्योग्राफी में आपने जीडी सर से पढ़ा होगा मध्य एशिया कहां पे है, एशिया कहां पे है। तो मध्य एशिया से आया था। और मध्य एशिया में कहां से आया था, तो हम पढ़ते हैं ये मध्य एशिया में एक स्थान था। तो हम पढ़ते हैं मध्य एशिया में एक स्थान था, जिस स्थान का नाम था गजनी। मध्य एशिया में एक स्थान था जिसका नाम था गजनी। तो देखिए, गजनी एक स्थान है जो कि मध्य एशिया में पड़ता है, और उस समय तुर्की के अंदर पड़ता था, लेकिन आज प्रेजेंट के अंदर ये अफगानिस्तान में है। आज प्रेजेंट में ये अफगानिस्तान में है। तो आप ये याद रखेंगे, उस समय ये तुर्की में था, इसलिए इसको माना जाता है टर्किश इन्वेजन माना जाता है। लेकिन जो गजनी नामक स्थान है आज प्रेजेंट समय में अफगानिस्तान में है। तो हम पढ़ते हैं ये मध्य एशिया से आया था गजनी नामक स्थान से। अब हम पढ़ते हैं ये कौन था, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो गजनी नामक स्थान है वहां पे एक वंश चलता था, वहां पे एक डायनेस्टी चलती थी, और इस वंश का नाम क्या था, तो हम पढ़ते हैं इस वंश का नाम था यामिनी वंश। इसका नाम था यामिनी वंश। अब देखिए, काफी सारी बुक में क्या लिखा होता है, गौर से देखें। मैंने लिखा बोर्ड पे यामिनी वंश। जो ये महमूद गजनी है ये यामिनी वंश का था, लेकिन काफी सारी बुक के अंदर इसको गजनी वंश लिख दिया जाता है, क्योंकि नाम गजनी है, गजनी से ही जाना जाता है, इसलिए काफी सारी बुक में इसको गजनी वंश लिखा जाता है। हालांकि इसके वंश का नाम क्या था, यामिनी वंश। तो याद रखेंगे यामिनी वंश का था। अब एक बार कहानी को समझने की कोशिश करें। देखिए, जो मैं ये पढ़ा रहा हूं, ये एक बार इसके थोड़ा सा अतीत के बारे में समझते हैं। हालांकि हमारे देश का नहीं था,
तो गौर से बोर्ड पे देखिए, मध्य एशिया का एक स्थान था जो गजनी था, जो कि अब अफगानिस्तान में है। इस गजनी में कोई एक वंश चलता था जिस वंश का नाम था यामिनी वंश, और इस यामिनी वंश की जो स्थापना की थी, तो हम पढ़ते हैं यामिनी वंश की जो स्थापना की थी वो की थी एक व्यक्ति, एक राजा वहां का, जिसका नाम था अलप्तगीन, जिसका नाम था अलप्तगीन। तो हम पढ़ते हैं इस यामिनी वंश की जो स्थापना की थी वो अलप्तगीन ने की थी। और अलप्तगीन ने क्या किया, अलप्तगीन के बाद में जो अगला राजा बना था, इस अलप्तगीन के बाद में जो नेक्स्ट राजा बना था, तो हम पढ़ते हैं इसके बाद में जो अगला राजा बना था, अलप्तगीन के बाद में जो अगला राजा बना था, वो अगला राजा हम पढ़ते हैं इसने अपने गुलाम को बनाया था, इसका एक गुलाम था। तो हम पढ़ते हैं इसका एक गुलाम था, अलप्तगीन का एक गुलाम था, और ये गुलाम, इसका नाम क्या था, इस गुलाम का नाम था सुबुतगीन। तो हम पढ़ते हैं इसका नाम था सुबुतगीन। तो हम ये पढ़ते हैं सबसे पहले जो ये यामिनी वंश था इसकी स्थापना अलप्तगीन ने की थी। इसके बाद अगला जो इसका गुलाम था वही सुबुतगीन राजा बना था इस वंश का गजनी में। इसी सुबुतगीन के बेटा था, तो हम पढ़ते हैं इस सुबुतगीन का एक बेटा था जिस बेटे का नाम था महमूद, जिस बेटे का नाम था महमूद, और यही महमूद क्या कहलाया था, महमूद गजनी। तो हम पढ़ते हैं जो ये महमूद गजनी था ये कौन था, कहां से आया था, ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अब एक बार फिर से सुन लीजिए सारे स्टूडेंट। मोहम्मद गजनी मध्य एशिया के गजनी से हमारे देश में अटैक करने के लिए आया था। ये कौन था, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। वहां पे यामिनी वंश था जिसकी स्थापना अलप्तगीन ने की थी, उसका एक गुलाम था जिसका नाम था सुबुतगीन, और इसी सुबुतगीन का एक बेटा था जिसका नाम था महमूद, और यही जाना गया था महमूद गजनी के नाम से। अब इसे कंटिन्यू करते हैं हम आगे। अब अभी अभी मैंने आपको ये बताया था, आपने ये समझ लिया ये कौन था और कहां से आया था। अब आपको पढ़ना है ये भारत में क्यों आया था, ऐसा हमारे भारत में क्या था जो ये अटैक करने के लिए आए थे। तो एक बार गौर से सुन लीजिए सारे स्टूडेंट। देखिए जितने भी ये मुस्लिम इन्वेटर्स थे, जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी थे, ये हमारे भारत में किस लिए आते थे। उस समय हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यानी भारत में अपार सोना था, अपार धन था, और जो ये अपार सोना था ये भारत के मंदिरों में होता था। यानी कि हमारे भारत के जितने भी हिंदू मंदिर थे उन सभी हिंदू मंदिरों की बनावट या फिर सभी हिंदू मंदिर की जो मूर्तियां होते थे, जो दरवाजे होते थे, वो सारे सोने के बने होते थे। और ये मुस्लिम इन्वेटर्स क्या करते थे, भारत में आते, मंदिरों पे अटैक करते, साथ के साथ ये स्टैचू वर्शिप को डिस्ट्रॉय करते, यानी मूर्ति पूजा को खत्म करते इंडिया के अंदर, और इंडिया का सोना लूट के ये अपने देश ले जाते, और जाते जाते क्या करते, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी करके जाते थे। तो ये इनका मेन एजेंडा था। अब देखिए ये भारत में क्यों आया था, तो ये भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है, वो भी गौर से सुन लीजिए। तो एक साइड हम समझते हैं हमारे भारत की दशा को, तो गौर से देखिए। तो एक साइड में एक बार थोड़ा सा भारत के बारे में बता देता हूं आपको। तो देखिए, तो आप सभी को पता है ये हमारा उत्तर भारत है, और कल की क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया था हमारे उत्तर भारत में यहाँ पे एक स्थान है जिस स्थान का नाम है सिंध, और लगभग सभी बच्चों को पता है आज ये सिंध प्रेजेंट में कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। तो हम पढ़ते हैं ये सिंध था, इस सिंध के अंदर एक राजा शासन करता था, और यहाँ पे जिस राजा का नाम था, हम पढ़ते हैं यहाँ पे एक राजा शासन करता था जिस राजा का नाम था जयपाल। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे एक जयपाल नाम का राजा शासन करता था, और ये किस वंश से था, हिंदू शाही वंश से था। तो हम पढ़ते हैं एक तरफ हमारे भारत में शासन करता था राजा जयपाल सिंध के अंदर, दूसरी तरफ तुर्क के अंदर यानी अफगानिस्तान की गजनी में महमूद गजनी यानी कि अलप्तगीन सुबुतगीन महमूद गजनी थे। अब इनको हमारे भारत में आने की जरूरत क्या पड़ी, इसको गौर से समझिए। तो देखिए ये भारत में क्यों आया, इतिहासकारों ने हमें ये बताया है जब ये सुबुतगीन गद्दी पे बैठा, जब ये सुबुतगीन गजनी की गद्दी के ऊपर बैठा था, तो गद्दी पे बैठते ही इसने भारत के बारे में सुना था। इसने ये सुना था क्या भारत के मंदिरों में अपार सोना है, या भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो इसने एक सपना देखा था, और इस सुबुतगीन का सपना ये था ये भारत के ऊपर अटैक करेगा, और भारत पे अटैक करके भारत के उन सभी हिंदू मंदिरों को लूट लेगा, और वो सारा सोना लूट के कहाँ लेके आएगा, अपने गजनी के अंदर। तो इस सुबुतगीन ने क्या किया, अपने सपने को पूरे करने के लिए इसने इंडिया के अंदर अटैक करने के लिए आया, और जैसे ही इंडिया में अटैक करने के लिए आया तो
इसकी जो सामना था वो राजा जयपाल से हुआ, और जैसे ही राजा जयपाल पे अटैक करता, राजा जयपाल हर बार इसको डिफीटेड करके, इसको पराजित करके वापस भेज देता था। यानी ये कहा गया इतिहासकारों के द्वारा, सुबुतगिन ने काफी बार अटैक किए, 15 से 16 बार अटैक किया राजा जयपाल पे, लेकिन हर बार राजा जयपाल क्या करता, सुबुतगिन को इंडिया में एंटर ही नहीं करने देता था, सुबुतगिन को पहले ही यहीं से डिफीटेड करके वापस भगा देता था। तो यहाँ पे बात है 998 ईस्वी की। तो ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो हम पढ़ते हैं, बात है 998 एडी की। तो देखिए गौर से, बात है 998 ईस्वी की। तो 998 ईस्वी में क्या हुआ, सुबुतगिन ने अटैक कर दिया राजा जयपाल पे, लेकिन अब की बार राजा जयपाल का सबर का बांध टूट चुका था। यानी हर बार राजा जयपाल इसको हरा देता, इसको माफ कर देता और वापस भेज देता था, लेकिन अब की बार राजा जयपाल ने क्या किया, सुबुतगिन की हत्या कर दी। तो हम पढ़ते हैं 998 के अंदर सुबुतगिन की हत्या कर दी। और ये हत्या किसने की थी, तो हम पढ़ते हैं सुबुतगिन की हत्या कर दी गई, और ये हत्या राजा जयपाल के द्वारा कर दी गई। अब आप लोगों को ये तो अच्छे से पता होगा, अगर सुबुतगिन मारा जाएगा तो सुबुतगिन की गद्दी पे कौन बैठेगा, उसका बेटा बैठेगा मोहम्मद गजनी। तो यानी गजनी का राजा कौन बना, मोहम्मद गजनी बना। लेकिन यहाँ पे एग्जाम के लिए क्वेश्चन क्या बना, जो मैं यहाँ पे नीचे नोट में डाल देता हूं, तो गौर से समझ लीजिए एग्जाम के लिए क्वेश्चन क्या बना। देखिए कई बार आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा, क्या भारत पे पहला तुर्क आक्रमण, फर्स्ट टर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया, तो भारत में पहला तुर्क आक्रमण, लिख देता हूं मैं एक बार। तो हम पढ़ते हैं, भारत में पहला तुर्क आक्रमण। तो आप याद रखोगे, देखिए हम ये याद रखते हैं भारत पे पहला तुर्क आक्रमण मोहम्मद गजनी ने किया, क्योंकि हमने मोहम्मद गजनी को पढ़ाया। लेकिन याद रखें, जो पहला सफल तुर्क आक्रमण था वो सबसे पहले किसने किया था, तो हम यहां पे पढ़ते हैं, पहला जो सफल तुर्क आक्रमण था वो मोहम्मद गजनी ने किया। लेकिन मोहम्मद गजनी का जो पिता है ये पहले अटैक कर चुका है भारत पे, लेकिन इसने सफल अटैक नहीं किया, ये हर बार हार जाता था राजा जयपाल से। लेकिन क्वेश्चन तो हमारे लिए बन चुका है, पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था, तो ये किया था सुबुतगिन ने। अब आपने अभी अभी सुना था, सुबुतगिन की हत्या के बाद उसका बेटा महमूद गद्दी पे बैठा। अब देखिए जैसे ही महमूद गद्दी पर बैठा, तो महमूद गद्दी पे बैठते ही महमूद ने क्या किया, तो हम यहां पे पढ़ते हैं, महमूद जैसे ही गद्दी पर बैठा, तो गद्दी पर बैठते ही इसने 2 कस्में खाई थी। और वो 2 कस्में क्या थी, वो गौर से सुनिए आप। तो इसने जो 2 कस्में खाई थी, सबसे पहली कसम तो इसने ये खाई थी, ये अपने पिता की मौत का बदला किससे लेगा, राजा जयपाल से। और दूसरी कसम इसने ये खाई थी, इसके पिता का एक सपना था, और वो सपना क्या था इसके पिता का, क्या भारत की धन संपदा को लूटना, भारत पे अटैक करना और मंदिरों से सारा खजाना निकालना। तो इसने कसम खाई गद्दी पे बैठते ही, ये अपने पिता के सपने को पूरा करेगा, भारत में हर साल अटैक करेगा, और उस अटैक में क्या करेगा, भारत की सारी धन संपदा को निकाल के लेके आएगा, कहां पे, गजनी के अंदर। तो इसने अपनी कसमों की तरफ ध्यान दिया और इसने भारत में एंटर करना प्रारंभ किया। तो ये थोड़ा सा बेसिक था महमूद गजनी का। मैंने देखिए ऊपर लिखा है 1000 से 1027, यानी 1000 में इसका पहला अटैक होगा, 1027 में इसका अंतिम अटैक, यानी 17 बार आक्रमण करेगा भारत पे। हमें इसके आक्रमण ही पढ़ने हैं, और हरियाणा जीके के अंदर या फिर हरियाणा के एग्जाम में इसका एक आक्रमण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इसने हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर किया था, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इसके आक्रमण के बारे में। तो देखिए तो हम महमूद गजनी के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए महमूद गजनी ने, हम पढ़ते हैं, महमूद गजनी के जो आक्रमण थे, यह आक्रमण इसने 1000 से लेकर, अभी अभी बताया था, 1027 तक इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसने 1000 से लेकर 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। अब हमें इसके सारे 17 आक्रमण नहीं पढ़ने, इसके वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आक्रमण पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो देखिए जो इसका सबसे पहला अटैक था, तो हम पढ़ते हैं, बात है 1000 की, यानी 1000 ईस्वी, 1000 एडी। तो 1000 एडी के अंदर इसने अपना जो पहला अटैक था, वो पहला अटैक इसने सिंध पर किया, या सिंध के मुल्तान पर वो अटैक किया था। लेकिन ये कहा जाता है इस आक्रमण में इसका जो सामना था, इस आक्रमण में इसका जो सामना था वो किसी भी भारतीय राजा से नहीं हुआ। इसका सामना किसी भी भारतीय राजा से नहीं हुआ।
तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इसने भारत पर अटैक किया और भारत की धन संपदा को लूटा और वापस अपने देश गजनी चला गया। यानी इस अटैक में इसका सामना किसी से नहीं हुआ। अभी इसकी दोनों कस्में बाकी थी, आपने अभी अभी सुना था, इसने कसम खाई थी और वो कसम इसने ये खाई थी, ये अपने पिता की मौत का बदला लेगा। किससे? राजा जयपाल से। इसलिए इसने अगले ही साल अटैक कर दिया फिर से राजा जयपाल पे। तो हम पढ़ते हैं, बात है 1001 एडी की। तो हम पढ़ते हैं, बात है 1001 एडी की। अब की बार इसने फिर से राजा जयपाल पर अटैक कर दिया और राजा जयपाल पर अटैक करके इसने राजा जयपाल की हत्या कर दी और इसने अपनी कसम को पूरा कर लिया। अब आपको मैं बता दूं, आपने अलग अलग बुक में ये पढ़ा होगा मोहम्मद गजनी की हत्या राजा जयपाल ने नहीं की। हाँ बिल्कुल ठीक है, इतिहासकारों ने इसके बारे में क्या बताया है वो गौर से सुन लीजिए। देखिए, मोहम्मद गजनी ने जैसे ही जयपाल पर अटैक किया, जयपाल को पराजित कर दिया और जयपाल के ऊपर कटाक्ष यानी व्यंग्य करके चला गया। राजा जयपाल हिंदुशाही वंश का था, ये इस अपमान को सहन नहीं कर पाया और राजा जयपाल ने आग में कूद के अपनी जान दे दी, या हम ये कह सकते हैं राजा जयपाल मारा गया। किसकी वजह से मारा गया? महमूद गजनी की वजह से। और महमूद गजनी ने अपने पिता की मौत का बदला ले लिया राजा जयपाल से। अब महमूद गजनी की एक कसम पूरी हो चुकी है, अभी महमूद गजनी की दूसरी कसम बाकी है। और दूसरी कसम इसने क्या खाई थी? भारत में हर साल अटैक करेगा और भारत की सारी धन संपदा को लूट के लेके जाएगा। तो हम यहां पे पढ़ते हैं इसका जो अगला इंपॉर्टेंट अटैक था, तो हम पढ़ते हैं इसका अगला इंपॉर्टेंट अटैक 1006 के साल में किया था। ये थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 1006 में ये अटैक कहां पे किया था? तो आप याद रखोगे, ये अटैक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में किया था। तो हम पढ़ते हैं, ये अटैक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में किया था और कांगड़े जिले में कहां पे किया था? नगरकोट मंदिर के ऊपर। तो हम पढ़ते हैं, नगरकोट के अंदर एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम था ज्वालामुखी मंदिर। तो हम पढ़ते हैं, नगरकोट में एक मंदिर था जिसका नाम था ज्वालामुखी मंदिर। तो देखिए, मैंने बोर्ड पे लिखा है, इसने अगले ही साल 1006 ईडी में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के अंदर नगरकोट, नगरकोट स्थान का नाम है जो कि कांगड़ा जिले में है, वहां पे एक मंदिर है ज्वालामुखी मंदिर, ये आज भी है, कभी घूमने जाइए यहाँ पे। तो हम पढ़ते, इसने ज्वालामुखी मंदिर पे अटैक किया और इसने क्या किया? इस मंदिर से लूटपाट की। इसने इस मंदिर से लूटपाट की और जाते जाते इसने क्या किया? मंदिर को डिस्ट्रॉय करवा दिया। इसने जाते जाते इस मंदिर को नष्ट करवा दिया। अब देखिए, इसने जैसे ही मंदिर को नष्ट करवाया तो यहां से आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन चुका है। और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए क्या बना है? तो आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन ये बना है, आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है, मोहम्मद गजनी का मूर्ति पूजा के खिलाफ पहला आक्रमण। तो मैं नोट में स्पेसिफिक लिख देता हूं यहां पे। तो देखिए, मैं यहां पे नोट डाल के लिख देता हूं, आपको थोड़ा सा याद रहेगा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मोहम्मद गजनी का मूर्ति पूजा के खिलाफ। देखिए, समझने की कोशिश करें, मोहम्मद गजनी ने अब तक जितने भी अटैक किए हैं वो राजाओं पर किए, लूटपाट की, लेकिन अभी तक किसी मंदिर पे अटैक नहीं किया था। 1006 में पहला अटैक था जो किसी मंदिर पे हुआ था, और मंदिर पे करना यानी मूर्ति पूजा के खिलाफ करना, किसी मंदिर को तोड़वाना। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, मोहम्मद गजनी का मूर्ति पूजा के खिलाफ पहला आक्रमण। मोहम्मद गजनी का मूर्ति पूजा के खिलाफ, स्टैचू वर्शिप के अगेंस्ट पहला अटैक, मूर्ति पूजा के खिलाफ पहला अटैक। तो हम पढ़ते हैं, मूर्ति पूजा के खिलाफ पहला अटैक था ये। तो ये भी याद रखेंगे आप, मोहम्मद गजनी का मूर्ति पूजा के खिलाफ पहला आक्रमण, और वो कौन सा था? 1006 एडी का, जो कि मूर्ति पूजा के खिलाफ पहला आक्रमण था। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट आक्रमण पढ़ते हैं। तो देखिए, जो ये राजा जयपाल था, इसका एक बेटा था आनंदपाल, उसने भी कसम खा ली वो जयपाल के मौत का बदला यानी अपने पिता की मौत का बदला गजनी से लेगा। और 1008 में महमूद गजनी ने काम ही क्या किया? राजा जयपाल के बेटे पर अटैक कर दिया। तो 1008 एडी के अंदर हम पढ़ते हैं, राजा जयपाल का एक बेटा था जिस बेटे का नाम था आनंदपाल, और महमूद गजनी ने आनंदपाल को पराजित किया, आनंदपाल को हरा दिया 1008 में, और आनंदपाल को भी लूट लिया। इसके बाद इसने अपना और अगले अटैक किए। तो हम पढ़ते हैं, इसने अगला अटैक 1011 से इंपॉर्टेंट अटैक 1012 में, यानी 1011-12 में इसने काफ़ी सारे अटैक किए। और ये सारे अटैक इसने कहाँ पे किए थे? तो ये अटैक इसने मथुरा और उज्जैन के मंदिरों पे किए थे। ये सारे अटैक इसने मथुरा और उज्जैन के मंदिरों पर किए थे। अब देखिए गौर से,
ये अटैक इसने इन सभी मंदिरों पे किए थे। तो गौर से देखिए, मैंने लिखा बोर्ड पे मथुरा और उज्जैन। शायद आप लोगों को इतना तो पता ही होगा, भारत में सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ पे हैं? मथुरा और उज्जैन में काफी सारे मंदिर पाए जाते हैं। तो उस समय में भी हमारे भारत के मथुरा और उज्जैन में काफी सारे मंदिर थे। तो यहाँ पे मोहम्मद गजनी ने क्या सोचा, यहाँ पे स्टैच्यू वर्शिप यानी मूर्ति पूजा के खिलाफ आक्रमण करेगा, साथ में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, और इन मंदिरों में जितना भी सारा पैसा है, जितना सारा धन है, वो सारा का सारा निकाल के अपने देश यानी कि गजनी लेके चला जाएगा। अब देखिए 1011 और 1012 के अंदर हम पढ़ते इसने मथुरा के उज्जैन के मंदिरों पे अटैक कर दिया, और इसने क्या किया, इन सभी मंदिरों को नष्ट करवा दिया। इसने क्या किया, इन सभी मंदिरों को नष्ट करवा दिया, इन सभी मंदिरों को तुड़वा दिया। तो हम पढ़ते हैं सभी मंदिरों को तुड़वाया, और जैसे इसने मंदिरों को तुड़वाया तो यहाँ पे हम जितने भारतीय थे ये सारे समझ चुके थे ये आखिरकार मंदिरों को क्यों तुड़वा रहा है, क्योंकि हम समझ चुके थे इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा करना अवैध है और ये मंदिरों को तुड़वाता है। तो यहाँ पे हम भारतीयों ने क्या किया, हमने इसको एक नाम दे दिया, हमने इसको एक टाइटल दे दिया, और वो टाइटल हमने इसको क्या दिया यहाँ पे, तो हमने इसको बोल दिया मूर्ति भंजक। हमने इसको एक टाइटल दे दिया, और वो टाइटल ही क्या था, मूर्ति भंजक, जिसको बुत सिकन भी बोला जाता है। फारसी भाषा में इसी को बुत सिकन बोला जा गया था, इसी को बुत सिकन बोला गया था। तो हम पढ़ते हैं इसी को बुत सिकन बोला गया था। तो देखिए हमने क्या किया, इसको मूर्ति भंजक कहा, तो लिखते ही शायद आपको पता चल गया होगा, यानी स्टैचू मूर्तियों को तुड़वाने वाला, उसी को क्या बोला जाता है, मूर्ति भंजक, या फारसी में बोला जाता है बुत सिकन बोला जाता है। तो आपसे कई बार एग्जाम ये पूछ लेता है इतिहास में, या किस आक्रमणकारी को मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखेंगे महमूद गजनी को मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो यहां तक हमारे ये क्वेश्चन बन चुके हैं। इसके बाद हम इसके अगले अटैक्स के बारे में बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट अटैक इसने कहां पे किया था, तो देखिए बोर्ड पे, तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। इसका जो अगला इंपॉर्टेंट अटैक था, ये अगला इंपॉर्टेंट अटैक इसका 1014 एडी में था। तो हम पढ़ते हैं इसका अगला इंपॉर्टेंट अटैक 1014 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एचएसएससी के लिए, ये आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो देखिए 1014 एडी के अंदर इसने अपना अगला अटैक किया, और ये अटैक इसने कहां पे किया था, तो ये अटैक इसने हरियाणा पे किया था। और हरियाणा में कहां पे किया था इसने, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में कहां पे किया था, थानेसर में। शायद ये तो आप सभी को पता होगा, थानेसर कुरुक्षेत्र में है। तो हम पढ़ते हैं इसने ये अटैक किया थानेसर के अंदर। और थानेसर में भी अटैक कहां पे किया था, तो थानेसर के अंदर एक मंदिर है, जिस मंदिर का नाम है महादेव मंदिर। थानेसर में एक मंदिर था जिसका नाम था महादेव मंदिर, और यहाँ पे इसने इस मंदिर को नष्ट करवाया, और वहां पे इसने क्या किया, मंदिर के अंदर से चक्कर स्वामिनी की मूर्ति को खंडित करवा दिया। इसने चक्कर स्वामिनी की मूर्ति को तोड़वा दिया। तो हम ये पढ़ते हैं इसने महादेव मंदिर पर अटैक किया, और महादेव मंदिर पर अटैक करके इसने चक्कर स्वामिनी की मूर्ति को तोड़वा दिया। तो ये अटैक आप याद रखोगे, जो इसका हरियाणा में अटैक माना जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका इंपॉर्टेंट अटैक, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैक, ये भी इसके एग्जाम में आने की संभावना, ये दोनों के दोनों अटैक्स। इसका जो अगला अटैक था, ये अगला अटैक इसका 16वां आक्रमण माना जाता है। तो हम पढ़ते हैं इसका अगला जो आक्रमण, अगला जो अटैक्स था, वो इसका 16वां आक्रमण था, और ये आक्रमण इसने 1025 में किया था। तो हम पढ़ते हैं इसने 1025 में अपना 16वां आक्रमण किया था। और ये 16वां आक्रमण इसने कहाँ पे किया था, तो हम पढ़ते हैं ये आक्रमण इसने गुजरात में किया था। ये आक्रमण इसने गुजरात में किया था। और गुजरात में कहाँ पे किया था, तो हम पढ़ते हैं गुजरात में इसने ये आक्रमण किया था सोमनाथ के मंदिर पे। तो हम पढ़ते हैं इसने गुजरात में ये सोमनाथ के मंदिर के ऊपर अटैक किया था। तो गौर से देखिए इसने 1025 में गुजरात के सोमनाथ के मंदिर के ऊपर अटैक किया। अब मैं आपको बता दूं, जो ये सोमनाथ का मंदिर है, ये भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यानी भारत का एक जाना माना मंदिर था। और हम पढ़ते हैं गुजरात के सोमनाथ के मंदिर पे अटैक किया। इस समय जो गुजरात का राजा था, तो हम पढ़ते हैं इस समय जो गुजरात में था, इस गुजरात का जो राजा था, तो हम पढ़ते हैं इस समय गुजरात में एक वंश चलता था, जिस वंश का नाम था चालुक्य वंश। इस समय गुजरात में एक वंश चलता था, जिस वंश का नाम था चालुक्य वंश। और हम पढ़ते हैं इस चालुक्य वंश का एक प्रतापी राजा था, जिसका नाम था भीम प्रथम। तो हम पढ़ते हैं इसको मूलराज प्रथम या भीम प्रथम नाम दिया जाता है। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे इस समय गुजरात में चालुक्य वंश के भीम प्रथम थे। तो यहाँ पे
महमूद गजनी ने अटैक किया और सोमनाथ मंदिर पे भीम प्रथम अपने मंदिर को बचाने के लिए आया, तो भीम प्रथम को भी पराजित कर दिया और इस मंदिर को लूट लिया। मैं इस मंदिर के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए उस समय हमारा जो सोमनाथ का मंदिर था, इसका जो चर्चे थे वो लगभग पूरे के पूरे भारत में और विदेशों तक फैले हुए थे। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गजनी ने ये सुना था जो ये सोमनाथ का मंदिर है, इस सोमनाथ के मंदिर में अपार सोना है, अपार खजाना है, या फिर ये सुना हुआ था इस सोमनाथ जो मंदिर है ये पूरा का पूरा लकड़ियों से बना हुआ है और इस मंदिर के ऊपर जो परत है वो सोने की चढ़ी हुई है, इसका गेट है वो भी पूरा सोने का था। और यहाँ तक भी ये भी सुना हुआ था इस मंदिर के अंदर, इस मंदिर के जो गुंबज है उसके नीचे भगवान शिव की एक सोने की झूलती हुई प्रतिमा है। और ये बताया जाता है जैसे इसने इस मंदिर के बारे में सुना, ये सोमनाथ आया और इसने अटैक किया, इसने इस लकड़ियों से बने हुए मंदिर को डिस्ट्रॉय करवा दिया और इसने क्या किया, यहाँ से लूटपाट कर ली और एक अपार मात्रा में यहाँ से सोना लेके ये बढ़ चला उत्तर की तरफ। अब देखिए ये माना जाता है ये इसका सबसे बड़ा अटैक था। क्यों? क्योंकि यहां से इसने क्या किया था, लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति हासिल की थी। तो हम पढ़ते हैं यहां से इसने लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति हासिल की थी और जैसे ही 20 लाख दिनार की संपत्ति हासिल करके ये यहां से उत्तर की तरफ बढ़ चला तो ये आपके हरियाणा से निकला और जैसे ही ये हरियाणा से निकला तो जाटों ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। तो हम पढ़ते हैं जैसे ये हरियाणा से निकला जाटों ने इस पे अटैक कर दिया और जैसे ही जाटों ने इस पे अटैक किया तो जाटों ने क्या किया, इससे वो सोने का गेट छीन लिया इसका और ये अपनी जान बचा के जाटों से भाग गया किस तरफ, गजनी की तरफ। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसने जाटों से बदला लेने के लिए अपना अंतिम व 70वां आक्रमण किया। इसने जाटों से बदला लेने के लिए अपना अंतिम व 70वां आक्रमण किया और यह आक्रमण कब किया इसने, तो हम पढ़ते हैं ये आक्रमण किया था इसने 1027 में और इस आक्रमण को नाम क्या दिया जाता है, जाटों के विरुद्ध आक्रमण। इसको बोला जाता है जाटों के विरुद्ध आक्रमण। और याद रखेंगे काफी सारी बुकों में इसी आक्रमण को भेरा दुर्ग का आक्रमण भी नाम दिया गया है या जाटों के विरुद्ध आक्रमण। ये भारत में और अटैक कर पाता, इससे पहले 1030 के अंदर इसकी डेथ हो चुकी थी। तो हम पढ़ते हैं 1030 के अंदर इसकी डेथ हो चुकी थी, ये मर चुका था इसलिए और अटैक नहीं कर पाया। अब यहां से एग्जाम में एक दो क्वेश्चन और आते हैं, इसके साथ कुछ इतिहासकार भारत आए थे। तो हम पढ़ते हैं बात है 1014 की, तो गौर से देखिए 1014 में इसके साथ एक इतिहासकार आया था जिसका नाम है अल बरूनी। तो हम पढ़ते हैं ये जो अल बरूनी था ये एक इतिहासकार था और ये किसके साथ आया था, मोहम्मद गजनी के साथ आया था। इसने एक बुक लिखी थी, इसने एक पुस्तक लिखी थी, बस आपको ये पुस्तक याद रखनी है। तो आप याद रखेंगे इसने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था तहकीक ए हिंद, जिस पुस्तक का नाम था तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। तो आप याद रखेंगे इसने एक पुस्तक लिखी थी किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, इसी पुस्तक का नाम है। तो आपसे कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है क्या अल बरूनी कौन था या फिर अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, महमूद गजनी के साथ। अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी, तहकीक ए हिंद लिखी थी। इसके बाद हम इसी में पढ़ते हैं इसके साथ एक और इतिहासकार आया था जिस इतिहास का नाम था फिरदौसी। तो हम पढ़ते हैं इसके साथ एक और इतिहासकार आया जिस इतिहासकार का नाम था फिरदौसी। फिरदौसी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, शाहनामा। तो ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद हम याद रखते हैं इसके साथ एक और इतिहासकार आया जिसका नाम था वैहाकी और वैहाकी ने कौन सी लिखी थी, तारीख ए सुबुतगीन। वैहाकी ने कौन सी लिखी थी, तारीख ए सुबुतगीन, यानी इसके पिता की ऑटोबायोग्राफी, यानी इसने इसके पिता की बायोग्राफी लिखी थी पूरी की पूरी लाइफ पे। तो ये इसके साथ कुछ इतिहासकार थे जो भारत में आए थे और ये पूरा का पूरा आपका मोहम्मद गजनी है। तो देखिए आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे डीप से मैं आप लोगों को अच्छे से बता चुका हूँ, बखान कर चुका हूँ। तो आपको ऐसे ही सारे के सारे नोट्स बना लेने हैं, वैसे मैं नोट्स प्रोवाइड करवा भी दूंगा आप लोगों को हिस्ट्री के। तो देखिए ये सारे के सारे आप याद रखेंगे। तो ये था आप लोगों का मोहम्मद गजनी। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। तो ये हमारा
फर्स्ट ऑफ अटैक था, ये पहला टर्किश इन्वेजन था, पहला तुर्क आक्रमण था। अब हम पढ़ने वाले हैं भारत पे होने वाले दूसरे टर्किश इन्वेजन की या दूसरे तुर्क आक्रमण की। तो दूसरा जो तुर्क आक्रमण था वो भी गजनी से ही हुआ था, और वो किया किसने था? वो मोहम्मद गोरी ने किया था। तो हम पढ़ते हैं दूसरा अटैक मोहम्मद गोरी ने किया था। अब